Hey Vibers, welcome to yet another power packed session. I'm Namrata, your mathematics expert, and we are doing statistics. Okay, all right. ठीक है तो फटाफट से करेंगे स्टार्ट इस सेशन को एंड आई कैन सी ऑलरेडी सो मेनी कमेंट्स समर्थ आदित्य श्रद्धा ओके एंड अथर ओके वेलकम बैक टू द सेशन एवरीबॉडी है ना मेरी आवाज आई गेस आ रही है अथर गुड इवनिंग एवरीवन और दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म. I have over 9 years of teaching experience, mentored more than 20,000 students and still counting both online and offline. And I'm your mathematics expert. Okay, all right. कर दे स्टार्ट. स्टैटिस्टिक्स में से एक सवाल आता ही है तो 4 नंबर जो हैं वो आपके पक्के होते हैं. प्रॉब्लम इसके अंदर ये हो जाती है कि हम इसको थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं है, ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं. हालांकि ये बहुत कम एफर्ट मांगता है, लो एफर्ट वाला चैप्टर है, बट वही बात है कि हम लोग फिर भी इसको नेग्लेक्ट करते हैं और वहां जाके सोचते हैं स्टैट्स का तो एक क्वेश्चन बन ही जाएगा, बट स्टैट्स का क्वेश्चन नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? देखो, कोई भी चैप्टर में अगर आपने वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं किया है, कॉन्फिडेंस गेन कैसे होगा? ऐसे ही नहीं होगा कि हाँ हम वहां जाके कर लेंगे. आपने जब तक उसके कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व नहीं किए हैं तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा. बट इस पे आप मेहनत करोगे तो एटलीस्ट चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका क्वेश्चन बन जाए. कि बाकी जो चैप्टर्स हैं उस पर आप मेहनत करोगे जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़े डिफिकल्ट है, बट कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे क्या होगा. लेकिन स्टैट्स में हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप मेहनत करोगे तो रंग लाएगी, 4 नंबर मिलेंगे. लेकिन हम इसमें मेहनत करते ही नहीं है, ये सोच के कि बिना मेहनत के हम वहां पे आउटपुट लेके आए. ठीक है. पीएनसी से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, पीएनसी से अकेले से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना. और पीएनसी प्लस प्रोबेबिलिटी बोलो तो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी मिला के. ठीक है ना. तो इस तरह से होता है पीएनसी का वेटेज. ठीक है, चलो स्टैटिस्टिक्स शुरू करते हैं. दक्ष, वेलकम बैक टू द सेशन. स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं अगर तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, डेटा की बात होती है. और आपको भी पता है, आपको पता होना चाहिए कि आजकल की दुनिया में डेटा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. पता है? कितने लोगों को पता है कि डेटा जो है वो एकदम टॉप प्रायोरिटी है सारी कंपनी की, जो भी ग्रोइंग कंपनी है. देखो, आप सोचो कि अगर आपको लगता है कि सक्सेस मतलब क्या होता है आपके लिए, शायद कई सारे लोगों के लिए एक अच्छी कंपनी में नौकरी, है ना, ऐसा होता है. या फिर खुद की कोई कंपनी बिल्ड करें, खुद का कोई बिजनेस आइडिया, या किसी और के बिजनेस आइडिया में हम काम करें. यही होता है ना सक्सेस का मतलब. क्या होता है आप मुझे बताओ. कि एक हाई पेइंग जॉब हो गया या हाई रिवॉर्डिंग रेवेन्यू वाला बिजनेस हो गया, है ना. ऐसे ही होता है. अब मैं आपको बताऊं कि हर कंपनी में डेटा की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, कंपनी कैसे चलती है, आप सोचो, छोटा बिजनेस हो या बड़ी कंपनी हो, है तो बिजनेस ही, वो चलते कैसे हैं? वो ऐसे ही चलते हैं. आप उनको बिजनेस ला के दोगे, जितना आप बिजनेस लाने में उनको हेल्प करोगे उतनी ज्यादा वैल्यू आपकी करेंगे वो. ठीक है. कहीं पे भी आप जाओगे, आप ग्रेजुएशन करोगे, अपना इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ बच्चे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये सब कर रहे हो आप, है ना, टेक वाले फील्ड में जा रहे हो, आप फिनेंसिस में भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं. पॉइंट क्या बोल रही हूँ मैं, कि आप रेवेन्यू जनरेशन में जितनी हेल्प करोगे ना कंपनी की, कंपनी आपको उतनी वैल्यू करेगी. सिंपल सी बात है. आप उनको जितना ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करोगे वो आपको और ज्यादा बोलेंगे कि और ज्यादा आपके पैसे बढ़ाएंगे. एंड सेम गोज विथ योर बिजनेस. आपका बिजनेस में आपको क्या करना है? नंबर्स में खेलना है आपको, है ना. तो आजकल की जो बातें चल रही हैं, आजकल की जो हवा चल रही है, वो यही है कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भी देखा होगा कि जैसे मैं हूँ और मैं अगर सोचती हूँ कि यार मुझे अपने घर के लिए या अपने लिए या कुछ भी चीजों की मुझे जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोच लो कि मैं सोच रही हूँ एक नया माइक्रोवेव लूँ, तो मैं माइक्रोवेव की बातें करती हूँ, माइक्रोवेव सर्च करती हूँ, तो मुझे माइक्रोवेव की एड्स दिखाने लग जाता है ना. ये सब आपने देखा, नोटिस किया? कपड़े चाहिए तो कपड़ों की एड दिखाएगा,
है ना। आपको IIT जेई की कोचिंग चाहिए तो उसकी एड दिखाने लग जाएगा। तो ये कैसे आपको दिखाता है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेटा। डेटा पे ही तो होता है ना। ऐसे लोगों का डेटा आपको, अगर मैं कंपनी को बिजनेस जनरेट करके दे दूं, मतलब कंपनी बोल रही है हम ये बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो XYZ सामान बेच रहे हैं, ठीक है। कंपनी इज ऑल अबाउट सेलिंग XYZ सामान, प्रोडक्ट कोई बेच रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट जो है बहुत सारे लोगों को खरीदना भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है और इसका प्रोडक्ट क्या है। तो क्या करेंगे? ऐसे लोगों का डेटा निकालना पड़ेगा जो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। और बस सही लोगों का डेटा निकाल दिया अगर मैंने 100%। अगर आप सोचो मेरे को लेना ही है माइक्रोवेव और मेरा बजट इतना है, मेरे को पता है कि इतना मेरा बजट है, मुझे ये सारी स्पेसिफिकेशन चाहिए, कलर मुझे ये चाहिए, मुझे मिल जाएगा, तो मैं ले नहीं लूंगी क्या? आप मुझे बताओ, अगर मुझे बेस्ट ऑप्शन दिखा दिया तो मैं ले लूंगी। तो यही कंपनी अगर माइक्रोवेव बनाती है और मेरे सामने उसका एड दिख जाता है, तो मैं 100% ले लूंगी। अगर वो मेरी चीजों से मैच करता है, मैं क्यों नहीं लूंगी उसको? मुझे जरूरत है, और मेरी बेस्ट पार्ट इज मेरी स्पेसिफिकेशंस, मेरे बजट, एवरीथिंग, मेरा कलर जो भी है सब मैच कर रहा है ना। तो ये उनको डेटा चाहिए होता है। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, है ना। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। उसके अलावा जैसे अगर बात करूं मैं कि जैसे चंद्रयान अभी इसरो ने लॉन्च किया है, आपको पता है ना। तो वहां पे भी एवरीथिंग इज अबाउट द डेटा, कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो डेटा का जो है, डेटा को एनालिसिस किया जाता है कि पहले गए थे तो क्या हुआ। तो डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा साइंस इज ऑन बूम दीज डेज, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स की जहां तक मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स का खुद का एक अपना एक इंस्टीट्यूट है, किसी को पता है? स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है, जिसके मतलब अगर आप कंपेयर करोगे ना IIT और ISI, मतलब IIT और उस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो कोई कम नहीं है वहां से जो पास आउट लोग निकलते हैं इस इंस्टीट्यूट की जिसकी मैं बात कर रही हूँ। वो इतनी बढ़िया पोजीशन पे बैठे हैं, आज के डेट में भी आप सर्च भी कर सकते हो, यू हैव गूगल, यू हैव इंटरनेट। तो वो इंस्टीट्यूट का नाम है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो कि कोलकाता में भी है और भी बहुत सारे 2-3 शहरों में और भी है। तो आप देख सकते हो इसका फॉर्म, ये सिर्फ मैथ्स की आपको एग्जाम लेता है, इसका फॉर्म आप जरूर भर सकते हो। और जो बच्चे मैथ्स के लेके बहुत ही खुश हैं, बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, और जिनको मैथ्स ही आता है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप ये एग्जाम मुझे लगता है आपको जरूर जरूर देना चाहिए। और आपको इसका फॉर्म जरूर से भरना चाहिए, ठीक है ना। ISI कोलकाता, एंड देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स एज वेल ISI के, ठीक है। तो बस ये रही बात आपकी। स्टैटिस्टिक्स मतलब एक बहुत ही बढ़िया ब्रांच है, हालांकि अगर हम जो पढ़ते हैं हमारे जो सिलेबस में है स्टैटिस्टिक्स, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है ना। और बहुत ज्यादा मतलब नहीं, ऐसा नहीं इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली, बट एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, इतना डेप्थ में हम जाते नहीं है। तो जितना हम डेप्थ में जाते नहीं है ना, तो सुपरफिशियल इतना मजा नहीं आ पाता है। हालांकि ये स्कोरिंग है क्योंकि हम बहुत सुपरफिशियली स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जो पूछेगा हम तो वही पढ़ेंगे ना, है ना। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते, हमारे पास और भी काम है क्योंकि। चलो अब देखो, टाइप्स ऑफ डेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। कितने टाइप के डेटा होते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है ग्रुप्ड डेटा, है ना। ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अनग्रुप्ड डेटा मेरे पीछे छुप गया, पहले आप अनग्रुप्ड देख लो। अनग्रुप्ड में आप देखो कि रॉ डेटा है। रॉ डेटा मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 10 बच्चों की हाइट का जो सेंटीमीटर में है वो नाप के आ जाओ, तो आप बस चुपचाप से 10 बच्चों की हाइट है तो एक की 95 है, अगले की भी 95, 92, 105, 92, 112, 102, 105, 112 एंड 105। अब ग्रुप्ड डेटा क्या है? देखो अब आपको मैं अगर एक बात बताऊं कि अगर ये बच्चे तो अभी 10 है, पर अगर 1 करोड़ बच्चे हैं और मुझे हाइट के बारे में जानना है ना। मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई, देखो मुझे ना मान लो एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, मेरा बिजनेस आइडिया सुनो पहले। मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसमें मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि जैसे हॉर्लिक्स का भी ऐड आता है, तो बच्चों की हाइट बढ़ा दे, बच्चों का ये कर दे, है ना, या हाइट ग्रो कर दे। तो एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि एक बच्चे की, 10 साल के बच्चे की एवरेज हाइट होती क्या है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं सर्वे करूंगी कि, और इंडिया में अलग होती है बाय द वे, अफ्रीका में अलग होती है। अफ्रीका के लोग ज्यादा लंबे होते हैं, इंडिया के लोग थोड़े इतने लंबे नहीं होते हैं, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इंडिया का सर्वे करवाऊंगी, जो भी जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, करोड़ों की संख्या में बच्चे हैं, और मैं चाहती हूँ
ठीक है, एवरेज हाइट मुझे पता चले कि एक 10वीं के बच्चे की एवरेज हाइट क्या होती है, तो मैं क्या करूंगी, अब आप सोचो कि वो उतने करोड़ों बच्चों की हाइट मेरे को ऐसे डेटा में लिख दी 1 2 3 4 ऐसे 1 करोड़, तो मैं कितनी परेशान हो जाऊंगी। उससे ज्यादा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेंज बना देंगे। हमें समझ में आ गया है कि बच्चा जो है ना 90 सेंटीमीटर से ऊपर ही है, लगभग 130 सेंटीमीटर से नीचे ही है। तो मैंने ग्रुपिंग बना दी कि 90 से 100 जो है ये ग्रुप में कितने बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चों की हाइट 90 से 100 के बीच में आ रही है। फिर 100 से 110 की 4 बच्चों की आ रही है, 110 से 120 की 2 बच्चों की आ रही है। तो इस तरह से ये आपका हाइट का कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, मतलब यहाँ पे मेरे लिए आसान हो गया। अब आप खुद ही सोचो ना, ऐसे अगर देखा जाए तो 1 करोड़ बच्चों की अगर हाइट अगर नपती करनी है और वो 1 करोड़ बार मुझे नंबर दिखेंगे 95 96 95 92 95 इट वॉन्ट मेक एनी सेंस, है ना। उसके बाद अब ग्रुप्ड डाटा जो है, ग्रुप्ड डेटा उसके अंदर भी क्या होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होता है, एक एक नंबर है। मान लो कि 92 पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। 92 कितने बच्चों की हाइट है, 92 2 बच्चों की है, 95 फिर 2 बच्चों की है, 102 एक बच्चे की है, 105 3 बच्चों की है, 112 3 बच्चों की है। ये डिस्क्रीट है, मतलब एक कट टू कट इस हाइट पे कितना बैठा है, इस हाइट पे कितना बैठा है, ऐसे। और ये क्या हो गया, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टाइप के डेटा है। बोलो क्लियर है क्या आपको ये डेटा एनालिसिस, आपको ये 3 तरह के डेटा समझ में आते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, हम इन डेटा को, डिपेंड करता है कि हम ये जो डेटा है हमारे पास वो हम किस किस के लिए यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात ना, कौन सा डेटा ग्रुप्ड किसी चीज के लिए यूज आ जाएगा, डिस्क्रीट किसी और चीज के लिए, अनग्रुप्ड किसी और चीज। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मैं बात करूं तो मीन मीडियन मोड, ये 3 जो है चीजों के बारे में हम बात करते हैं। वैशाली सिंह रिपीट, वैशाली क्या रिपीट करूं मैं, बस 3 तरह के डेटा है बच्चा, और कुछ तो मैंने रिपीट ही नहीं किया, और तो कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी तक, जनरल बातें चल रही है ना। 3 तरह के डेटा है, मतलब 2 है बेसिकली, रॉ डेटा और ग्रुप्ड डेटा। रॉ डेटा मतलब एकदम मैं आपको बोलूँ 10 बच्चों की हाइट लेके आ जाओ तो आप मुझे बस 10 बच्चों की हाइट ऐसे दे दोगे, है ना। ग्रुप्ड डेटा में 2 तरह के हैं। ग्रुप्ड डेटा में है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जिसमें अगर मैं आपसे पूछूं 92 कितने बच्चों की हाइट है, की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 2 बच्चों, 95 2 बच्चों, इस तरह से। और कंटिन्यूस में कितना होगा, रेंज आएगा। ठीक है, रेंज मतलब 90 से 100 कितने बच्चों की हाइट है, 100 से 110 कितने बच्चों की हाइट है, ऐसे कर। बस ये 3 डेटा है, मतलब अब ये हमें नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको बता रही हूँ इन जनरल कि जैसे फॉर एग्जांपल तीनों डेटा ही यूज होते हैं, अनग्रुप्ड भी, ग्रुप्ड में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी भी और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग जगह पे मार्केट में जो जो रिक्वायरमेंट है वो यूज होते हैं, वो हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे किसकी क्या एप्लीकेशन है। अब देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने पढ़ा हुआ है ना क्लास 10th में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी जैसे आप, है ना, मेजर्स ऑफ, तो यहाँ पे आता है मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 चीजें आती है। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। अब हमने ऑलरेडी देखा है, देखो हमने देखा है कि क्या होता है डिस्क्रीट डेट, सॉरी हमने देखा है कि रॉ डेटा होता है अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड के केस में मीन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। समझ में आ रही है बात, अनग्रुप्ड डेटा। उसके बाद डिस्क्रीट डेटा में हम मीन कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाले में कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अनग्रुप्ड डेटा के केस में मीन कैसे निकालते हैं, तो मान लो कि वही हाइट वाला है, सेंटीमीटर वाला है, तो आपको अगर मुझे पूछना है कि 10 बच्चों की हाइट है और उसका आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, 10 बच्चों की हाइट है तो 10 बच्चों को जोड़ोगे, 95 95 92 105 92 112 102 105 112 एंड 105। ठीक है, 10 बच्चों की हाइट को मैंने जोड़ा, डिवाइड बाय 10 किया, कैलकुलेशन किया, और मेरा मीन कितना आ गया 101.5। मतलब एवरेज हाइट जो है इस केस में
मेरी जो क्लास है उसमें 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, एवरेज हाइट कितनी हो गई 101.5। बोलो क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है। अब एक चीज है, मान लो मेरे पास दो सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए का एवरेज हाइट है, एवरेज को ऐसे मीन हाइट बोलो या एवरेज हाइट है, जो हमने अभी निकाला 102 पॉइंट, क्या थी हाइट हमारी 101.5, 101.5। और 10 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 5 है, और हाइट यहाँ पे 100 है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? आपके पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए में 10 बच्चे हैं, और एवरेज हाइट जो आपने निकाली है सबको जोड़ के डिवाइड बाय 10, वो कितनी है 101.5। और उसी तरह से सेक्शन बी है जिसमें आपके 5 बच्चे हैं, और वहां पे आपने सेम प्रोसीजर किया, एवरेज निकाला, तो वो कितना आया 100। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स बोला जा रहा है। वो कोई पूछ नहीं रहा कि सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में कितना है। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं सेक्शन ए वाली टीचर हूँ, सेक्शन बी वाली टीचर कोई और है, मैंने अपना बता दिया भाई कि 101.5 एवरेज है, मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं। सेक्शन बी की टीचर बाहर निकल के बोलती कि भाई मेरा तो एवरेज आ रहा है 100 और मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं। अब हमें दोनों प्रिंसिपल को जवाब देना है कि तुम दोनों का एवरेज कितना है मिला के, वो हम टीचर वाइज नहीं दिख रहा है, वो तो बोल रहा है पूरा सेक्शन है, सेक्शन बी 15 बच्चों में कितना एवरेज है। तो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 10 को मल्टीप्लाई करोगे मीन से, तो n1 इंटू x1, समझ में आ रही है, प्लस n2 इंटू x2, है ना, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू मीन प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू मीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कैसे करोगे आप? सबसे पहले 101 हाइट आ रही है एवरेज, और 10 बच्चे हैं, प्लस 100 हाइट आ रही है, 5 बच्चे हैं, होल अपॉन 10 प्लस 5 15, तो ये कितना आएगा 1015 प्लस 500 अपॉन 15, तो ये कितना आ जाएगा 1515 अपॉन 15। तो फाइनली 101 जो है वो फाइनल एवरेज आएगा आपका। बोलो ये फॉर्मूला क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मुझे बताओ चैट बॉक्स में यस। बढ़ जाएं आगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई एम होपिंग, है ना? नोट डाउन कर लो इसको भी। डन डन डन, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब अनग्रुप्ड डेटा के केस में क्या होगा? अनग्रुप्ड डेटा के केस में मीडियन, मीडियन कैसे निकालोगे? तो मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आती है, डेटा भी वही है ना? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आती है वो होता है। तो मीडियन जो है मिडिल, सॉरी, मीडियन क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, मैंने मोड का बोल दिया। इट इज द मिडिल वैल्यू व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना? समर्थ नहीं कर सकते, x1 प्लस x2/2 समर्थ नहीं कर सकते। ये तब आप कर सकते हो जब दोनों क्लास में कितने हैं, 10-10 बच्चे, इक्वल स्टूडेंट्स है, तो डेफिनेटली यू कैन डू, है ना? इनफैक्ट आप वो फॉर्मूला लगाओगे तभी भी वही आएगा, n बाहर निकल आएगा, है ना? बट इक्वल स्टूडेंट्स है तो कर सकते हो, बट अगर 10 है और 5 बच्चे हैं, तो आप सोचो ना कि तो आप ये जायज ही नहीं है, फिर तो क्या हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगी ना। चलो ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास जैसे ये है ना, इसका आपको मीडियन निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरी जितनी भी है सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 92, फिर से मुझे दिख रहा है 92,
92 गॉन, फिर मुझे दिख रहा है 95 एंड 95, 95 95 भी गॉन। फिर मुझे दिख रहा है 102, 102 के बाद मुझे दिख रहा है 105, 105, 105, 105 गॉन। फिर मुझे दिख रहा है 112, 112। ठीक है ना। अब आप देखो कि कितने हैं, 1 2 10 है ना, टोटल 10 है। तो आप सोचो कि 10 है अगर, तो मुझे मिडिल वाला निकालना है, तो मिडिल वाला कौन सा आएगा? अगर 10 नंबर है तो पांचवा नहीं होता है मिडिल वाला, आप देखो, है ना, पहले से दो छोड़े दूसरे दो, ऐसे करके तीन छोड़े तीन, चार छोड़े चार, तो चार इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। मैंने कुछ एक तो गड़बड़ करा है ना, 95 90 105, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक और वैल्यू आएगी ना। कौन सा छूट गया यार? 102, बताओ यार कौन सा छूट गया है मुझसे। देखो, 92, 92, 92 और 92 गए, फिर 95 और 95, 95 95 गए, फिर ये आ गया 102। हाँ, फिर 105 तीन बार है, 105 105 105 तीन बार है ना, और 112 बचा दो बार। ठीक है, हाँ परफेक्ट, अभी सही है ना। हाँ, अब आप मुझे बताओ इसमें मिडिल वाला कौन सा है? तो मिडिल वाला नहीं आएगा, देखो ना, आप स्टार्टिंग के चार छोड़ो और एंडिंग के अगर आप चार छोड़ो, तो मिडिल वाले में दो आ रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को, है ना, ये दो आ रहे हैं मिडिल वाले में। तो ये जो दो हैं, जब दो फंस जाए तो आपको क्या लेना है? एवरेज लेना है। मैं फॉर्मूला भी लिख पाऊंगी, मतलब आपका फाइनल आंसर 102 प्लस 105/2 आएगा। मतलब बेसिकली आपने क्या किया, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, मतलब 10 है, तो आपने क्या किया, फिफ्थ टर्म मतलब n/2 एंड n/2 + 1, इन दोनों का आपने एवरेज ले लिया, एवरेज ऑफ दीज टू टर्म्स, है ना। तो कितना आ जाएगा, 207/2, तो ये आ गया 10 1 103.5। तो ये आपका मीडियन आ गया। ठीक है, जब n इवन है, और जब n ऑड है, मतलब मान लो 11 टर्म्स हैं अगर, तो आप खुद ही सोचो, शुरुआत के पांच आखिरी के पांच, छठी टर्म होगी, n ऑड है तो मतलब n+1/2 एक ही टर्म आएगी, वही कुछ एवरेज वैवरेज नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर n ऑड है तो n+1/2 टर्म, और अगर n इवन है तो आपके पास दो आएंगी मिडिल टर्म। ठीक है, हम्म, तो अब की बार आपने देख ही लिया कि हमारा n इवन था, तो n/2 टर्म, n/2 + 1 टर्म, है ना। तो आपने 102 और 105 का मीडियन ले लिया। आप यहाँ पे देखो, ये देखो चीज मैं जो आपको बता रही थी। हाँ, तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लो, ये जरूर से नोट डाउन करो कि मीडियन में जब आपका n ऑड है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और जब आपका n इवन है जो कि इस बार था, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से, देर नहीं करेंगे। कर लिया नोट डाउन, बढ़ जाए आगे, चलो।
तो हमने क्या देखा, मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, अब मोड है। मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, आईफोन यूजर्स हैं, अब आपको मोड निकालना है कि कौन से यूजर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपको ज्यादा पे फोकस करना है कि कौन किसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, है ना। तो उस तरह से होगा। तो जैसे 95 दो बार है, 92 दो बार है, 105 दिख रहा है सबसे ज्यादा बार 105 है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वो जीत जाएगा मोड में। टेबल भले बना लो आप इस तरह से। तो 3 जो है आपका मोड आ जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, तो भी आप नोट डाउन कर लेंगे, है ना। करेंगे इसको नोट डाउन। अब देखो आ जाओ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है पता है आपको? मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपने अभी मोड में टेबल बनाई थी ना, कैसी टेबल है, बस वैसी की वैसी कॉपी करनी है। मोड में जो टेबल बनाई थी देखो दिख रही है। तो फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनानी है कि भाई साहब हाइट 92 दो बार, 95 दो बार, 102 एक बार, 105 तीन बार, 102 112 दो बार। ठीक है। अब आपको यहाँ पे अब मीन निकालना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का। तो फॉर्मूला बता रही हूं मैं आपको, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका हाइट जो है वो एक्स आई है, मतलब x1 x2 x3 x4 x5। फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ आई है, मतलब f1 f2 f3 f4 f5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x1 f1 है ना, प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 एंड प्लस x5 f5 होल अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा fi, मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो वही होगी ना जितने बच्चे होंगे, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 सम करोगे तो 10 ही आएगा। चलो लगाओ। तो 92 इंटू टू कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना। फिर 95 इंटू टू प्लस लगा के, फिर 102 इंटू वन, तो वो 102 ही आएगा। एंड प्लस 105 तीन बार लिखा है तो तीन बार, प्लस 112 इंटू टू लिखा है, सबके नीचे 10 आ जाएगा। और ये आप सॉल्व करोगे तो इसका जवाब 101.5 ही आएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। नोट डाउन करो इस फॉर्मूले को जल्दी से, और इस एग्जाम्पल को भी। नोट्स बना रहे हैं ना बच्चे? देखो नोट्स बनाओगे अगर आप ना, और यही चीज अगर आप जेई मेन के पेपर के एक दिन पहले पढ़ोगे, या एक दिन पहले नहीं एक हफ्ते पहले पढ़ोगे, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको, है ना। ठीक है। चलो बताओ मुझे चैट बॉक्स में कि सब क्लियर है, सब प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, है ना। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला दिखा आपको, ये रहा। बढ़ जाए आगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, किसी को डाउट नहीं है? अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मीडियन की बात करते हैं। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मीडियन बिल्कुल सेम तरीके से ही निकलता है, सेम फॉर्मूला है, मीडियन का सेम है देखो, है ना। और नहीं सेम नहीं है, सॉरी, मीडियन का अगर एन आपको ऑड है, तो अगर यहाँ पे डिस्क्रीट में आपको ये देखना है, देखो तो आपने वैसे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लिया है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया, देखो पीछे ज्यादा। डिस्क्रीट में आपका अगर ऑड है तो n+1/2, इवन है तो n/2। चलो पीछे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे मीडियन आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में निकालना है, तो आपका n इक्वल टू तो 10 ही है। n क्या होता है यहाँ पे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n तो 10 ही है। अब अगर आपका n जो है वो ऑड है, यहाँ पे ऑड तो नहीं है बट ऑड, अगर इवन है, इवन का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, n/2 टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म आएगी आप। तो फिफ्थ टर्म कौन सी होगी देखो, तो फिफ्थ टर्म वुड बी योर दिस, है ना, ये हो जाएगा आपका। उप्स,
हाँ, इस वाले केस में इट वुड बी 1 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, तो ये 102 है ना, क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा इस वाले केस में। ठीक है। और मोड क्या होता है, मोड देखो, मोड क्या, मोड के लिए कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा डिस्क्रीट में कुछ नहीं है। मोड के लिए सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपने मोड तो हमने निकाल ही लिया था, मोड तो हमने देखा था, तो 105 में 3 आ रहा था, 105 में 3 बच्चे थे, तो मोड हमने निकाल लिया। ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये थोड़ा सा मतलब बहुत इजी है, बट थोड़ा सा इरिटेटिंग है क्योंकि फॉर्मूला लेंदी है। देखो, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है, सबसे पहले आपको समझ में आता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कैसे देखता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे समझ लो। मान लो कि मार्क्स है ये बच्चों के 40 से 50, ठीक है, मार्क्स है 50 में से, तो 40 से 50 के बीच में मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं। 30 से 40 के बीच में मान लो, सॉरी, 40 से 50 के बीच में 2 ले लो। 30 से 40 के बीच में मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं। 20 से 30 के बीच में 2, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इस तरह से आपका बन रहा है। ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी मीडियन क्लास क्या है ना, मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी आपको। मीडियन क्लास कैसे ढूंढोगे बताओ, एक एग्जाम्पल होगा तो हम देखते हैं इसको। हाँ, जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है, ओके चलो बढ़िया है, हमारे पास ये एग्जाम्पल है। क्यों, तो देखो हमने क्या किया, यही सेम चीज है। देखो 0 से 10 में हमारी फ्रीक्वेंसी 5 बच्चों की है, 10 से 20 में 4 बच्चों की है, 20 से 30 हमारी 3 बच्चों की है, 30 से 40 7 बच्चों की है, 40 से 50 8 बच्चों की है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं इसका, एक 0 से 10 जो है ना, तो हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। तो मिड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, 5, 15, 25, 35, 45, बोलो मिड पॉइंट यही आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, FI XI फाइंड करेंगे। FI XI कितना हो जाएगा देखो, 5 5 जा 25, 15 4 जा 60, फिर 75, फिर ये 245 एंड दिस। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जाननी है, 5 का 5 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 + 15 = 20, फिर ये आपके पास आ जाएगा 45, 45 एंड 35 इज 80, 80 एंड 45 इज 125। ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ऐसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी ना 5 का 5, फिर 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 7 इज 19, 19 + 8 कितना आएगा हमारे पास, 27। आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो ऐसी बनती जा रही है। क्लियर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई गेस आपको समझ में आ गई। अब मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप देखो, अब मैं जो बोल रही थी आपको कि मीडियन क्लास कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में आपको मिड पॉइंट निकालना है, आपको FI XI निकालना है, और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो आपने ऑलरेडी निकाली। अब मीडियन क्लास देखो, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे 27 समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है देखो, तो यहाँ पे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 27, मतलब n आपका क्या है, ऑड है। जब आपका n ऑड होता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n+1/2, मतलब 28/2 मतलब 14, है ना। तो 14 कहाँ से आएगा, क्लास दैट कंटेन्स 14th टर्म 14th टर्म कहाँ से आएगा देखो आप समझो, तो 14th टर्म जो है वो आएगा आपका, ये देखो ये 12 पे आ गया, 12 से थोड़ा बाद में 14 कहाँ आएगा, 12 के जस्ट बाद में, तो 30, ये आपकी मीडियन क्लास बन गई। हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, और जो आपका n = 14 आया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको क्या करना है, उससे एक मतलब बेसिकली 12 है ना, तो उससे एक आगे जाओ, तब जाके 14 पे पहुंचोगे ना। तो इस तरह से 30 40 आपकी क्या आ गई है, मीडियन क्लास आ गई। अब आपके पास मीडियन क्लास आ गई, मीडियन निकालना सीख रहे हो आप, अब आपके पास फॉर्मूला है, देखो ये रहा वो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30, ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम लोग, देखो 30 प्लस
अब n/2 बोला है उसने, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 27, 27/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, है ना, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास बिफोर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप मुझे बताओ कि मीडियन क्लास की कितनी है, 19, लेकिन हमें 19 नहीं चाहिए, हमें तो 12 चाहिए क्योंकि यही फॉर्मूला है, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे h क्लास साइज जो कि 10 है ना, उसके पीछे, पीछे मतलब 19, मैं देखो क्या बोल रही हूँ, आप ये देखो कि 14 आपने निकाली है ना, 27 प्लस 1/2 कितना 14, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ये देखो कि किसके बाद आएगी, 12 के बाद ही आएगी ना, आप देखो 12 के बाद आएगी, इसीलिए आपने इसको मीडियन क्लास सिलेक्ट कर लिया। बस दैट्स इट, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस। तो 32.14 आपका मीडियन आ जाएगा। एक बार इसको देखो, समझो, मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर, जल्दी से बताएंगे। मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला देखो, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू हाइट, या यूं कह लो क्लास साइज, इज द फॉर्मूला। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 19। आदित्य देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, पहले आप ये समझो, मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 है, बट आप देखो फॉर्मूला में देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। अथर्व सिंह, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हाँ देखो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, फिर से देख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ये सवाल है आपके पास। यहाँ पे आपका क्लास लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, इतना आपको ये पता है, आपको ये सारी चीजें पता है, शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में दी रहेगी, तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी इज 5, देन 4, देन 3, देन 7, देन 8, ये आपका FI है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे पहले ये क्लास जो है ये ग्रुपिंग करी हुई है, तो हमको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालो, 0 से 10 के बीच का मिड पॉइंट इज योर 5, तो मतलब आप XI निकाल रहे हो। फिर 10 से 20 का 15, 15 के बाद 25, फिर 35, फिर 45, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो 5 आपके पास है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, 5 के सीधे में आप 5 लिखते हो, फिर अब आप इसको 5 को अगली वाली के साथ जोड़ते हो, 5 प्लस 4 इज योर 9, फिर 9 प्लस इसमें 9 प्लस 3 जोड़ोगे, 9 प्लस 3 इज योर 12, है ना, ऐसे करो। और 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 7 कितना आएगा, 19, एंड 19 प्लस 7 लास्ट में 27 आएगा, है ना। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी भी आपको दिख ही रहा है, 27 है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको XI FI करना है, XI FI, है ना, मतलब X इंटू एफ करना है। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, मीन निकाला नहीं, अब आपके पास फॉर्मूला है। अब आप देखो सबसे पहले मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, है ना, कौन कौन सुनना चाहता है मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे। सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 27, तो मीडियन क्लास कैसे निकलती है, n अगर ऑड है, तो अगर ऑड है तो ये कैसे निकलता है, n प्लस 1/2, तो मतलब इस बार ऑड है, तो 27 प्लस 1/2 कितना होता है, 28/2, मतलब 14। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाओगे, ये देखो यही टेबल है, मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखा दी। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो देखो क्या हो गया, n प्लस 1/2, है ना, तो ये आपके पास 14 आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखो 14 कहाँ आएगी, तो 14 तो है ही नहीं मैम, आप खुद देख लो, इधर आपका 14 दिख ही नहीं रहा है कहीं भी। अब आप ये देखो कि 14 से थोड़ा कम दिख रहा है क्या कहीं, 14 से कम तो दिख रहा है मैम 12, लेकिन 12 पे नहीं जाना है हमें, 12 से थोड़ा आगे जाना है। 12 के आगे अब जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो बड़ा है थोड़ा सा, बट दिस इज योर मीडियन क्लास। अब आप देखो एक एक चीज, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट कितनी है मीडियन क्लास की, 30, बोलो क्लियर है।
फिर एन, कैपिटल एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमने ऑलरेडी निकाली 27। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास वाले की तो 19 है, उसके पहले वाले की पूछ रहा है तो 12 है, करेक्ट है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी पूछी, क्यूमुलेटिव नहीं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 7। क्लास साइज आपका 10, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो लोअर लिमिट 30 प्लस 27/2 माइनस 12 होल अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना था 10, 7 एंड 10। बोलो अभी क्लियर है? अथर्व, दक्ष, आदित्य, देखो समझो, मुझे बताओ। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो अब हम अगली चीजें नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, जो कि कल है। आगे का जो पोर्शन है हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने सब लोग, सब बच्चों ने क्लास में रजिस्टर बटन पे प्रेस किया है कि नहीं किया है, मुझे ये जानना है। यू ऑल हैव टू प्रेस ऑन द रजिस्टर बटन, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, है ना। तो आप होम बटन पे जाएंगे और आप यहाँ पे जाएंगे एम्बाइब लाइव क्लासेस, ठीक है। तो रजिस्टर बटन पे दबाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये तो अभी चल रही है, जो अपकमिंग क्लासेस है उनके रजिस्टर बटन पे जरूर से आप प्रेस कर दिया करो, दैट इज वन थिंग, है ना। जैसे मैंने ये इस पे नहीं किया है तो मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दिया मैंने, है ना, ओके, ठीक है। और उसके अलावा मुझे जो बोलना है आप लोगों को, अच्छा बाय द वे, नेक्स्ट वीक मतलब जो 4th अगस्त को फ्राइडे है, 7th अगस्त वाला जो मंडे है, उसके उसके बाद से आप देखोगे कि आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी ऐप पे शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मेरा भी टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो फिर फिजिक्स वाले सर कैसे लेंगे, तो मेरा भी टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होगा, है ना, ठीक है। तो 7 o'clock यूजुअली फिजिक्स का क्लास होगा, और मेरा भी क्लास होगा 6 o'clock, मेरा होगा डेली। 7 o'clock आपका फिजिक्स का क्लास होगा, और मेरे और भी क्लासेस होंगे। तो नेक्स्ट वीक से आपको थोड़े चेंजेस दिखेंगे, आपको नए चेहरे दिखेंगे ऐप पे, तो आप उनकी भी क्लासेस रजिस्टर बटन जरूर क्लिक करना, मेरी भी क्लासेस पे जरूर क्लिक करना। यूट्यूब पे भी हमारा अभी रिविजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो आपको वो दिखेगा, है ना। प्रकाश, गुड इवनिंग। उसके अलावा ये देखो, टेस्ट आप देते रहो यहाँ पे, और जो भी कंफ्यूजन है मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट होके पूछते रहो, ठीक है। केमिस्ट्री नेक्स्ट वीक तो आपका स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स, और केमिस्ट्री में भी उसके अगले वीक ट्राई करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करके आप देख रहे हो, आप ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करो और आप इसको 5 मिनट का टेस्ट, केमिस्ट्री होगा, होगा केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स होगा नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक प्रोबेबली केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी, है ना। तो ये आपका टेस्ट शुरू हो रहा है, देखो आप टेस्ट कर दो। बाय द वे मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पर्सनलाइज टेस्ट असाइन किया है। रोहित, वेलकम टू द सेशन, बट हम टुवर्ड्स दी एंड है, मैं आपको एम्बाइब का ही बता रही हूँ, लाइव क्लासेस का बता रही हूँ। अपकमिंग लाइव क्लासेस पे रजिस्टर बटन जरूर से प्रेस करना, और आप देखो मैं टेस्ट भी दे रही हूँ। प्रकाश कुमार, आप क्या बोल रहे हो कि 11th का टाइमिंग जो है बिफोर 4 PM रख लूं, मतलब 4 के पहले आप बोल रहे हो, 4 o'clock के पहले बोल रहे हो क्या? हो गया ना, देखो करती जा रही हूँ मैं, देखो ग्रीन होता जा रहा है ना। केमिस्ट्री का एक सवाल है, सब कर दिया मैंने, ऑल राइट। देखो क्या बोल रहा है, आंसर्ड 4, सबमिट बटन पे कर दिया प्रेस। प्रकाश कुमार, आप क्या चाह रहे हो, कौन सा टाइमिंग चाह रहे हो बताओ तो। 4 बजे के पहले, 4 बजे के पहले आप स्कूल नहीं जाते हो क्या? कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे एनालिसिस आ जाएगा पूरा, स्पेशली आप ये चेकआउट जरूर करना, ओवरऑल एनालिसिस जरूर चेक करना। देखो ये स्कोर आ गया आपका, ये आपका ओवरऑल
चैप्टर वाइज एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग वीक टॉपिक। मैम क्लास 8 क्या बोल रहे हो रोहित? समझ नहीं आ रहा, आप क्लास 8 में हो ये बोल रहे हो क्या रोहित, या फिर 8 o'clock आपकी कोई क्लास है ये बोल रहे हो, है ना? प्रकाश कुमार क्या बोल रहे हो तुम 4 के पहले? अच्छा, तुम्हारा कुछ कुछ है 4 बजे से। तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रोहित आई एम इन क्लास 8 बोल रहे हो? ओ भाई साहब, तुम तो बहुत छोटे हो, अभी से जे के सेगमेंट में कैसे आ गए? ठीक है। और एम्बाइब लेंस को जरूर से कर लो डाउनलोड, एम्बाइब के टेलीग्राम चैनल पे जरूर से सब्सक्राइब कर लो, मैं आपसे वहीं वार्तालाप करती रहती हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगी कल शाम को 5 बजे ऑन एम्बाइब यूट्यूब चैनल। ओके। और 6 o'clock अगेन वी विल मीट ऑन दी एम्बाइब ऐप, जहाँ पे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। और 7 o'clock हम स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ओके, कूल है। दिस इज नम्रता signing off. I'll see you all tomorrow at 5, 6, and 7 p.m. respectively. See you. Bye bye. Keep imbibing. We believe in you.